आज हम पढ़ेंगे जी एनर्जी ऑफ मसल्स। मसल कंट्रैक्शन के दौरान जो आपको एनर्जी चाहिए होती है वो कहाँ कहाँ से आती है। ठीक है, पहली बात यह है कि आपके मसल्स के अंदर जो है वो एटीपी पहले से स्टोर होती है। ठीक है, आपके मसल्स के अंदर एटीपी पहले से स्टोर होती है। और अगर आपको फर्स्ट ईयर के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन वाला मैकेनिज्म याद, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको उसके सारे स्टेप्स जो हैं वो आने चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि किस तरह से जो है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से यानी कि ग्लाइकोलाइसिस शुरू होती है एटीपी की प्रोडक्शन, और एंड जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पे जाके किस तरह से कुछ एटीपी जो है टोटल ऑल अबाउट 36 से 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे अमूमन कंफ्यूजन ये रहती है कि 36 एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं या 38 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ये दोनों बनते हैं। ठीक है, पहले ये बात बता रहा हूँ कि दोनों बनते हैं, 36 भी बनते हैं और 38 भी बनते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर एमसीक्यूज के अंदर आ जाता है तो आपने कौन से लिखना है। ठीक है, तो अब देखें नॉर्मल सिचुएशन में ये होता है कि आपके 36 एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपके जो वो जो पाथवे है, जिस पाथवे से एटीपी की जनरेशन हो रही होती है, तो कहीं पे जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है वो थोड़ा सा अपना रास्ता तब्दील करती है, और उस रास्ते को तब्दील करने से दो मजीद एटीपी की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो उस केस में जो आपके पास 38 एटीपी के मॉलिक्यूल आ जाते हैं, वरना जो है 36 ही होते हैं। ठीक है, तो और ये भी बात है कि जो अच्छा एमसीक्यू होगा उसके अंदर 36 और 38 जो है एटीपी मॉलिक्यूल आंसर जो है वो दोनों नहीं देंगे, दोनों में से एक देंगे, या 36 देंगे या 38 देंगे। अगर दोनों हैं तो आप 36 के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आपके मसल्स के अंदर एटीपीएस एंजाइम होता है। ठीक है, एटीपीएस एंजाइम क्या करेगा, ऐसी बात है, ब्रेक डाउन करेगा। आपने वो वीडियो देखी थी जो मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी कि वो जो क्रॉस ब्रिजेस बनते थे, ठीक है, एटीपी का मॉलिक्यूल जब टूटता था तो वो क्रॉस ब्रिजेस बनते थे, फिर एक नई एटीपी का मॉलिक्यूल आता था, तब जाके वो क्रॉस ब्रिजेस जो है वो टूटते थे। ठीक है, तो यहाँ पे एटीपीएस का एंजाइम मौजूद होता है जो कि एटीपी की ब्रेकडाउन करता है और आपके मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि एटीपी जो है बहुत ज्यादा नेसेसरी है आपके मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। नॉर्मल कंडीशन में तो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो एटीपी बन रही होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए, लेकिन जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, ठीक है, इससे पहले एक्सरसाइज से पहले, यानी कि यहाँ से पहले एक और चीज़ बता दूँ, देखें जब आप खाना वगैरह खाते हैं डेली लाइफ के बेसिस के ऊपर, तो आपका खाना की जो है, अगर वो एटीपी की बात करें एनर्जी की, तो वो पहले कन्वर्ट होगा ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, सबसे पहले ग्लूकोज के अंदर, फिर उसके जो है ब्रेक डाउन होगी, ग्लाइकोलाइसिस, आपको एनर्जी वगैरह मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि आप काफ़ी ज़्यादा खाना खा लेते हैं, या आप कई ऐसी चीज़ें जो है यूज़ कर लेते हैं जिसमें से आपको काफ़ी ज़्यादा ग्लूकोज जो है वो मिल जाता है, आपकी बॉडी उसे यूटिलाइज नहीं करती। अब होता क्या है कि आप इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, अब इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो ग्लूकोज को जो है एनिमल बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन एज ए स्टोरेज कंपाउंड होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर कर दिया जाता है। तो अब अगर यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास एनर्जी के लिए दो चीज़ें होंगी। एक तो आप खाना खाएंगे, आपको भूख तो डेफिनेटली लगेगी, चाहे आपकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन हो कि नहीं हो, आपको ये वाला खाता जो है वो लाजमी पूरा करना है। ठीक है, अच्छा, अब जो लोग ग्लाइकोजन को भी यूज नहीं करते, ठीक है, ग्लाइकोजन किस वक्त यूज होती है, जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। ठीक है, तो यानी कि ग्लाइकोजन किस वक्त यूज होगी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा, फर्ज करें कि कोई बंदा ग्लाइकोजन को भी यूज नहीं करता, तो ग्लाइकोजन जो है मजीद किस में कन्वर्ट हो जाती है, फैट्स में। ठीक है,
जो फैट्स मालिक्यूल होते हैं उसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगी और ये आपके एडिपोज टिश्यूज जो हैं, आपकी स्किन के नीचे जो टिश्यूज मौजूद होते हैं वहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। अब आपको समझ आना शुरू हुआ होगा कि मोटे लोग जो हैं जिनमें ओबेसिटी ज़्यादा हो जाती है वो जो है उनका पेट वगैरह क्यों निकल आ जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह यही है कि अब देखें नॉर्मल कंडीशन में आप जो है खाना लेकर ग्लूकोज बना रहे हैं, ये ग्लूकोज बन रही है, ठीक है, और आप इसी से क्या बना रहे हैं, एटीपी बना रहे हैं। ठीक है, तो एटीपी की सिंथेसिस के लिए यानी कि आपके काम करने के लिए जरूरी है कि ग्लूकोज बने। ठीक है, अच्छा, तो अगर ये हो ग्लाइकोलाइसिस और फैट्स तब भी आपको भूख लगेगी, और ये ना भी हो तब भी आपको भूख लगेगी। ठीक है, यानी कि ये वाला प्रोसेस आता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी के अंदर फैट्स भी जाता है, ग्लाइकोजन भी जाता है, तो आपको जो है ग्लूकोज की जरूरत नहीं है, आपको खाने की जरूरत नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, तो फर्ज करें कि अगर कोई बंदा चाहता है, कोई मोटा बंदा चाहता है कि वो अपनी ओबेसिटी को कम करे। ठीक है, तो अब देखें, आपने सुना होगा क्या उनको कहा जाता है कि आप डाइट करें, यानी कि अपनी खुराक जो है उनको कम करें। उससे क्या होगा कि ये जो पहली वाली ग्लूकोज है वो कम बनेगी, जो खुराक से ग्लूकोज बनेगी वो कम बनेगी, क्योंकि आप कम कम जो है वो खा रहे हैं, खुराक खा रहे हैं। आपकी बॉडी के अंदर जो खुराक के जरिए ग्लूकोज बन रही है उसकी प्रोडक्शन कम है, और साथ में क्या है कि आपने एक्सरसाइज भी करनी है। ठीक है, अब एक्सरसाइज करेंगे आपकी बॉडी में से ये वाली ग्लूकोज बिल्कुल खत्म हो जाएगी। देन इसके उलट प्रोसेस होगा जिसे ग्लाइकोजेनो लाइसिस कहते हैं, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए मोटापा जो है ज्यादा टाइम लेता है नॉर्मल कंडीशन को आने में। क्यों? उसकी वजह क्या है कि अब ये जो ग्लाइकोजन बनी है, जो ये स्टोर पड़ी थी, अब ये जो है वो कन्वर्ट होगी ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, अब ये कन्वर्ट होगी ग्लूकोज के अंदर, तो फिर ये ग्लूकोज जो है वो साथ साथ एटीपी में कन्वर्ट होती जाएगी। और आप, जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी कहा है कि आप साथ साथ खाना जरूर खाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप खाना ना खाएं और अपनी बॉडी के अंदर स्टोर्ड ग्लाइकोजन को यूज करना शुरू कर दें। अच्छा, तो कुछ ग्लूकोज उधर से बनेगी, कुछ ग्लूकोज ग्लाइकोजन से बनेगी। अब आपने साथ साथ ग्लाइकोजन वाले खाते को यूज करना शुरू कर दिया। अब फर्ज करें कि एक टाइम ऐसा आया, आपने काफी ज्यादा मुशक्कत की और आपकी बॉडी के अंदर से ग्लाइकोजन जो है वो तकरीबन तकरीबन हाफ से कम हो गई है। ठीक है, यानी कि इतनी सी रह गई है। तो इसके बाद आपकी बॉडी के अंदर जो फैट्स हैं वो कन्वर्ट होंगे ग्लाइकोजन में, और फिर से यानी कि ग्लाइकोजन वाला खाता फिल होना शुरू हो जाएगा, और जबकि फैट्स वाला खाता जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि फैट्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल खत्म तो नहीं, यानी कुछ परसेंटेज रह जाएगी नॉर्मल वाले। ठीक है, और ग्लाइकोजन फिल हो जाएगा, तब जो है वो बंदा जो है उसका मोटापा कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले आपने इसको क्लियर करना है, यानी कि ग्लूकोज वाले पैकेज को खत्म करना है, फिर उसके बाद आपने ग्लाइकोजन वाले पैकेज को खत्म करना है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन वाले पैकेज के बाद आपका फैट वाला पैकेज जो है वो कम होगा। ठीक है, जबकि यहाँ से इस तरफ जो प्रोसेस है, यानी कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन की तरफ जो है, सॉरी, फैट्स की तरफ जो प्रोसेस है, ये बहुत ज्यादा आसान है। यानी कि आप खाते जाएं और काम ना करें, आपको ये प्रोडक्शन होती रहेगी। लेकिन इसके उलट प्रोसेस के लिए क्या है कि आप खाना भी कम खाएंगे, साथ में एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा करेंगे, जैसे एक्सटेंसिव एक्सरसाइज कहते हैं। ठीक है, तो अब हमने बात की स्टोर्ड ग्लाइकोजन की, तो हम एक्सरसाइज की बात करते हैं और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, किसी मोटे बंदे की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो जब आप भागते वगैरह हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड एटीपी की फॉर्म में होती है वो तो यूज हो जाती है। अब साथ में क्या है कि आपके बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल मौजूद है ग्लाइकोजन का, ठीक है, उसकी कन्वर्जन होना शुरू हो जाएगी ग्लूकोज से, और ग्लूकोज के बाद उसकी ब्रेक डाउन होगी पायरुविक एसिड में, जैसे आप ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। वहां से आपको जो है 4 एटीपी के मॉलिक्यूल मिलते हैं, सॉरी, हाँ, 4 एटीपी के मॉलिक्यूल मिलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, हाँ, ग्लाइकोलाइसिस में। मैं भी नंबर में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही हो, लेकिन शायद 4 मिलते हैं, 4 या 6 इस तरह से हैं, मुझे भी कंफर्म नहीं है। अच्छा, तो एक तो हो गया ये ग्लाइकोलाइसिस से आपको एटीपी मिलती है। दूसरा ये है कि वर्टिब्रेट्स के अंदर, क्योंकि आप भी वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं, ठीक है, और बड़ी मजे की बात है कि जब आप जूलॉजी पढ़ेंगे तब आपको हर बात में इंसानों को पढ़ना लाजमी नहीं होगा, आपको जो है जनरली सारे के सारे ऑर्गेनिज्म देखने पड़ेंगे।
ठीक है। अच्छा, तो वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, तो वर्टिब्रेट्स के अंदर एक और एडेप्टेशन है एक मॉलिक्यूल की, जिसे कहते हैं क्रिएटिन। ठीक है, क्रिएटिन कहते हैं, और क्रिएटिन जो है आपकी बॉडी में एटीपी के साथ रिएक्शन करके बना लेता है फास्फोक्रिएटिन। ठीक है, फास्फोक्रिएटिन जो है वो मॉलिक्यूल बना देता है, इसके कई सारे फंक्शंस भी हैं। तो अब ये क्या है कि फास्फोक्रिएटिन क्या करता है कि जब इसी टाइम में आपको बहुत ज़्यादा एटीपी चाहिए, तो इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, और जिस तरह ये मैं अगर क्रिएटिन को सी से ड्रॉ करूँ यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से इसको मैं पीसी से ड्रॉ करता हूँ फास्फोक्रिएटिन से, तो इस कन्वर्जन में जो है एक जो एटीपी का मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट होता है एडीपी के अंदर। ठीक है, एडीपी इसके अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, और बिल्कुल जब इसका उलट प्रोसेस देखेंगे तो बिल्कुल ये प्रोसेस भी उलट होगा, तो साथ में आपको एटीपी की सिंथेसिस मिलेगी। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जब एटीपी ज्यादा है तो क्रिएटिन जो है वो एटीपी के साथ रिएक्शन करके बना लेगा फास्फोक्रिएटिन और आपकी बॉडी के अंदर रह जाएगा। ठीक है, और यानी कि डिफरेंट तरीके हैं आपकी बॉडी के अंदर फास्फेट ग्रुप को स्टोर करने के, क्योंकि फास्फेट ग्रुप की जो बॉन्ड ब्रेक होता है, केमिस्ट्री वालों को ज्यादा पता होगा कि काफी ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, और ये तकरीबन फर्स्ट ईयर के अंदर दूसरे चैप्टर में मौजूद भी है कि कितनी एनर्जी रिलीज होती है, वल्लाह आलम मुझे याद नहीं। ठीक है, अच्छा ये जो है बॉन्ड होता है हाई एनर्जी फास्फेट कंपाउंड रखता है। ठीक है, तो जब ये जब ब्रेक डाउन होती है तो एटीपी से एटीपी में कन्वर्जन हो जाती है, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, तो आपको एटीपी साथ में मिल जाती है और आप जो है मजीद जो है अपने फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक दूसरी बात उसने की है कि जितनी भी एटीपी की ब्रेक डाउन होती है और जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है, उसमें से जस्ट 35% आपकी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन या मूवमेंट के लिए यूज होती है। बाकी जितनी भी है वो सारी की सारी हीट की फॉर्म में निकल जाएगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने कभी एक्सरसाइज की हो, ठीक है, अगर आपने कभी एक्सरसाइज की हो तो आपको एक्सरसाइज के बाद जो है वो हार्मोन पसीना आ जाता है। ठीक है, या अगर आपने जिम में एक्सरसाइज की हो, भागने के वगैरह आपने एक्सरसाइज की हो जिम वगैरह के अंदर, तो फॉर एग्जांपल अगर आप शोल्डर की एक्सरसाइज लगा रहे हैं तो आपका शोल्डर जो है वो टाइम बाद इतना हीट अप हो जाता है कि आप मजीद एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, आपको थोड़ा सा जो है वेट करना पड़ता है ताकि कंडक्शन के जरिए आपकी या कन्वेक्शन के जरिए आपकी हीट जो है वो बॉडी से निकल जाए। उसकी वजह ये है कि ऑल अबाउट 70 to 75% जो एनर्जी बन रही थी आपकी बॉडी के अंदर, सॉरी, ये एटीपी से ब्रेक डाउन हो रही थी और आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए चाहिए थी, उसमें से जस्ट जो है वो 30 से 35% मसल मूवमेंट के लिए यूज होती है और 70 से 75% जो है वो हीट की फॉर्म में निकल जाती है। इसका एक फायदा ये है कि आपको ये गर्म रखती है। आपको ये भी पता होगा कि जब बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी जो है वो यूज होती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है एनर्जी एक शेप में दूसरी एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो यहाँ पे जो है मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट होगी और साथ में हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होगी। तो होता ही है कि जब हीट निकलती है तब आपने इसको एज एडेप्टेशन साथ में ले लिया कि चलिए जी हीट साथ में निकल रही है तो इसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। उसको यूटिलाइज करने का तरीका क्या है कि सर्दियों के अंदर जब आपको ज़्यादा सर्दी लगती है और आपके पास फर्ज करें कि आपके पास कोई हीटर वगैरह नहीं है, जो आपके ये तो अभी की प्रोडक्शन है। ठीक है, तो आपने कांपना शुरू किया, यानी कि आपकी नर्वस सिस्टम ने कहा कि चलिए जी ये एक तरीका है कि अगर आप हल्का हल्का मसल्स को यूज करेंगे तो वहां पे तो डेफिनेटली जो है 80% जो है, क्योंकि मूवमेंट तो वैसे ही थोड़ी सी होती है लेकिन उसमें से भी 80% हीट आपको मिल जाती है। आपका बॉडी के अंदर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहने की कोशिश करता है। एक तो ये प्रोसेस हो गया। अब इसके उलट भी है कि अगर गर्मी ज्यादा हो गई है तब आप कोशिश करेंगे आपके बॉडी के अंदर, यानी कि आपको गर्मी के अंदर कभी भी शिवरिंग का प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको गर्मी लग रही है और आप कांपना शुरू करते हैं कि नहीं जी बॉडी को हीट चाहिए, सर बिल्कुल नहीं। उसके उलट प्रोसेस होगा, बल्कि उल्टा यह होगा कि आपकी बॉडी के जो प्रोसेस हैं वो थोड़ा स्लो हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें अमूमन मसल्स यूज होते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि जो आपकी बॉडी के प्रोसेस हैं वो थोड़ा स्लो हो जाते हैं। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन ये है मेरा, ये क्वेश्चन मास्टर क्लास के अंदर ही मेरे जहन में आया था और आपको पढ़ाते हुए भी आया था।
पता नहीं आप लोगों के ज़हन में क्वेश्चन आया कि नहीं। चलिए मैं पहले आपसे क्वेश्चन करता हूँ, अगर आप किसी को पता हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा आपका एक्सपीरियंस मुझे मिल जाएगा और मेरा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। सवाल ये है कि मसल्स का स्ट्रक्चर तो आपने देखा था, लेकिन वो स्ट्रक्चर था जो स्केलेटल मसल का, ठीक है। मैं आपको यहाँ से दिखा भी सकता हूँ कि वो जो आपने स्ट्रक्चर देखा था, याद है, तो उसका ये जो है आपने पढ़ा स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और अब हम बात करें अगर स्मूथ मसल्स की, तो आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट स्ट्राइएटेड, ठीक है। ये स्ट्राइएटेड नहीं है, जबकि कार्डियक मसल स्ट्राइएटेड है और स्केलेटल मसल जो है वो भी स्ट्राइएटेड है। स्ट्राइएटेड का मतलब क्या होता था, ये आपने काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ा कि एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो थी वो किस तरह से मूव कर रही थी। लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि जो स्मूथ मसल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ आपने पढ़ा स्मूथ मसल, तो वो तो स्ट्राइएटेड नहीं होते। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे क्या है कि ये प्रोटीन्स क्या एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन, यानी कि एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन थी, उनकी अलाइनमेंट ही आपको स्ट्राइएशन दे रही थी, जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन थी। तो आप स्मूथ मसल में तो आपको ये स्ट्राइएशन ही नजर नहीं आ रही। इसका क्या मतलब है? किसी को इसका आंसर पता है तो वो काइंडली बता सकता है। यानी कि छोटी सी कंफ्यूजन हो सकती है इस बारे में, अगर आपने सोचा हो तो। किसी को इसका आइडिया हो कि इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है कि कार्डिक मसल और स्केलेटल मसल्स जो हैं वो स्ट्राइएटेड होते हैं, उनमें जो है आपको स्ट्राइएशन नजर आएगी एक्टिन और मायोसिन, जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल वो है प्रोटीन है, और आपको स्ट्राइएशन नजर आती है, जबकि स्मूथ मसल्स के अंदर आपको स्ट्राइएशन नजर नहीं आती। इसके पीछे क्या लॉजिक है? किसी को इसका आइडिया है तो काइंडली बता सकता है। जो अब ये है कि जिस तरह की अलाइनमेंट स्केलेटल मसल के अंदर होती है परफेक्ट तरीके से, उस तरह की अलाइनमेंट जो है वो नहीं होती स्मूथ मसल के अंदर, ठीक है। तभी उनकी कॉन्ट्रैक्शन इतनी पावरफुल नहीं होती जितनी कॉन्ट्रैक्शन जो है पावरफुल होती है आपके स्केलेटल मसल्स के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की जो अलाइनमेंट है वो इस तरह से नहीं होती, तभी जो है उनकी कॉन्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा पावरफुल भी नहीं होती। और यही हो जाएगा, उनको अनवोलेंट कर दिया गया है कि ताकि एनवोलेटरी आपका जो है एनवोलेटरी जो मूवमेंट होती है आपकी बॉडी के अंदर मोस्टली आपको डिटेक्ट नहीं होती, ठीक है। आपका शहूर जो है उस चीज को डिटेक्ट ही नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर अब भी अगर आप जिन लोगों ने नाश्ता किया हुआ है, ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रही है, लेकिन आपको इसका पता ही नहीं चलता, ठीक है। आपको तो कभी कभार ये भी नहीं पता चलता कि आपका हार्ट बीट जो है वो भी प्रोसेस में है, ठीक है। यानी कि आप हाथ लगाएंगे आपको पता चलेगा, लेकिन 90% 95% टाइम आप इसको निगलेक्ट कर रहे होते हैं कि आपको पता ही नहीं होता कि आपका हार्ट जो है वो बीट कर रहा है, क्योंकि आप इस टेंशन से आजाद है। वो आपके सेल्स के अंदर पहले से कोड कर दिया गया है कि जी किस तरह से आपके जो हार्ट बीट है वो काम करेगी। तो ये है कि स्मूथ मसल के अंदर अलाइनमेंट जो थी वो सही तरीके से नहीं है, मतलब उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए थी। स्केलेटल मसल के अंदर स्केलेटल मसल क्योंकि पावरफुल कंट्रैक्शन करते हैं, दूसरी बात के वॉलेंट्री एंड एक्शन होते हैं, इसीलिए जो है वो उनकी अंदर अलाइनमेंट वो परफेक्ट तरीके से होती है ताकि पावरफुल कंट्रैक्शन जो है वो प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। जबकि स्मूथ मसल जो है वो पावरफुल कंट्रैक्शन जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आगे हम पढ़ते हैं जी मसल्स प्रॉब्लम। ये मसल डिजीजेस नहीं है, पहले इसको ज़हन के अंदर रखना है, ठीक है। ये मसल्स डिजीजेस नहीं है, मसल्स प्रॉब्लम है। आप और ये तकरीबन तकरीबन होंगी इसकी आपके स्केलेटल मसल्स की, क्योंकि आपका बॉडी के अंदर मेजोरिटी जो है वो स्केलेटल मसल मौजूद है। आपकी जहाँ पे आपकी हड्डी मौजूद है साथ में स्केलेटल मसल जो है आपको लाजमी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो भी डेफिनेटली आपको स्केलेटल मसल्स के अंदर ही होगी। और प्रॉब्लम क्या है कि आपने ये भी पढ़ा था कि स्केलेटल मसल जल्दी से थक जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो वॉलंटरी एक्शन होते हैं, काफी ज्यादा एटीपी की यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां पे एज कम्पेयर टू हर्ड इतने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन हर्ड के मुकाबले में नहीं होते, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रैम्प्स, ठीक है। क्रैम्प्स ये इसको आप यूनिट समझ लें। मसल्स की जितनी भी डिजीजेस होंगी तकरीबन तकरीबन उनके अंदर ये एक यूनिट है कि ये हर एक के अंदर आपको मिलेगा। जिस तरह आपने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर पढ़ा कि आपको फीवर जो है हर डिजीज के अंदर होगा, तो इसी तरह अगर मसल्स की डिजीज पढ़ रहे हैं, कंडीशन पढ़े, तो वो आपको जो है क्रैम्प्स जो है ऑलमोस्ट हर केस के अंदर मिलेंगे।
क्रैम्प्स क्या होते हैं कि आपने कभी बूढ़े लोगों को देखा होगा, ऑब्जर्वेशन किया करेंगे, ये बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। क्योंकि आप तो अभी डॉक्टर बनने वाले हैं, अल्लाह आपको डॉक्टर बनाए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे क्रैम्प्स की। तो होता ये है कि कुछ जो आपके यहाँ आपने देखे हों, जो बूढ़े लोग होते हैं, तो अच्छा, तो हम बात करते हैं क्रैम्प्स की। तो बूढ़े लोगों के अंदर आपने देखा होगा उनके बाजू के अंदर, खासतौर पर टांगों के अंदर जो है उनके मसल्स में खिंचाव पड़ जाता है एकदम से। उनकी देखें वो उनकी टांगे जो हैं वो झटके खाना शुरू हो जाती है। सिंपल वो क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है। क्रैम्प्स होते हैं, यानी कि मॉडिफाइड हाँ हो सकती है, लेकिन बेसिक जो है वो क्रैम्प ही है। सडन इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स, ठीक है। सडन इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स, ये जो है जरूरी नहीं है कि डिजीज है, ठीक है। ये कंडीशन है आपके स्केलेटल मसल्स के अंदर अमूमन होती है, ठीक है। और इसकी जो बड़ी वजह है वो इम्बैलेंस ऑफ मिनरल्स है, ठीक है। जो मिनरल्स वगैरह आ गए डाइट वगैरह, तो उसमें क्या है कि ये सबसे बड़ी वजह है इसकी, ठीक है। डिहाइड्रेशन से क्या है, जब आपके ब्लड के अंदर डिहाइड्रेशन, आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो आपका ब्लड जो है वो उसका फ्लो मसल्स की तरफ कम हो जाता है, ठीक है। जब आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है, तब तक आपका ब्लड जो है वो उतनी तेजी से फ्लो करेगा जब उसकी विस्कोसिटी कम से कम होगी, ठीक है। तो अब जब आप की बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगी, तो ब्लड का फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। इट मीन ब्लड का प्रेशर जो है वो भी कम हो जाएगा। ब्लड का प्रेशर टुवर्ड्स द मसल्स जब कम होगा, तो वहां पे ऑक्सीजन कम मिलेगी। ऑक्सीजन कम मिलेगी तो बदले में क्या होगा कि एटीपी की प्रोडक्शन कम होगी। एटीपी की प्रोडक्शन कम होगी तो जो क्रॉस ब्रिजेस बने हुए थे वो लॉक हो गए थे, ठीक है। आपने उस वीडियो के अंदर देखा था कि जो है एक एटीपी का मॉलिक्यूल टूटता था और क्रॉस ब्रिज बनता था। फिर वो एटीपी जो एडीपी का मॉलिक्यूल था वो रिलीज हो जाता था। फिर से एक एटीपी का मॉलिक्यूल आके इधर अटैच होता था, तब जाके ये खुलते थे इस तरह से, ठीक है। अब चूंकि वो अटैचमेंट हो गई, एडीपी निकल गया और एटीपी पीछे से बन नहीं, अब वो जो है लॉक हो गए हैं। अब बदले में क्या है कि वो जो खिंचाव थे वो, अच्छा, ये कंडीशन अमूमन होती है दूसरे फैटीग के अंदर, जब आप थक जाते हैं उसके अंदर होती है। लेकिन इसके अंदर भी ये प्रॉब्लम डिहाइड्रेशन में होगी, ठीक है, कि आपके मसल्स जो हैं वो लॉक हो जाते हैं अचानक से। और दूसरी बात है ओवर यूज, मसल्स को ओवर यूज। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जो लड़के हैं, लड़के अगर वो बाइसेप बनाए, ठीक है, बाइसेप बनाने में काफी ज्यादा पावर लगती है, वैसे ही जिस तरह बाइसेप बनाते हैं लड़के भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप लोग जो है वो पावर लगा के बाइसेप को बनाएं और उसको 2 मिनट के लिए बनाकर रखें, आपके मसल्स के अंदर इतना सख्त पेन होना शुरू हो जाएगा जैसे जो है आपके मसल्स के अंदर किसी ने ठंडा पानी भर दिया हो, ठीक है। इसी तरह आप जो है वो एक बुक को उठाकर साइड पे करें ना, किताब के अंदर, सॉरी, ये कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर अमूमन फीमेल सेक्शन में ये छोटी मोटी सजाएं दी जाती है कि किताब पकड़ के आप साइड पे कर लें। तो हालांकि ये सजा भी काफी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि आपके जो मसल जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है उसमें, उसके अंदर जो है एटीपी खत्म हो जाती है। जब एटीपी खत्म हो गई तो वो क्रॉस पे वहां पे लॉक कर जाते हैं। अब होता ही है, आपने कभी नोट किया होगा कि आप घर में बैठे हैं इस तरह से करके लेटे हुए हैं जिस तरह भी है, तो जब आप अचानक से अपने हाथ को या टांग को नीचे करते हैं तो वहां पे आपका मसल स्टक हो जाता है और आप जो है वो उधर ही बेंड हो जाते हैं। कि अगर आपके वो टांग की थाई मसल्स है, आपकी जो बाजू है, आपका बाजू उधर उधर ही रह जाता है। उसकी वजह भी बिल्कुल यही है कि आपकी बॉडी के अंदर वहां पे एटीपी, क्योंकि वो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आपको पता ही नहीं था। यानी कि आप देखें, जब आपका बाजू नीचे की तरफ है तो ऑल अबाउट आपके ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है, ठीक है, लेकिन आपको इसका पता ही नहीं होता, ठीक है। तो होता ही है कि आपकी बॉडी के कुछ मसल जब आप लेटे हुए हैं, आप इसकी मसल के ऊपर आप टांग को ऊपर रख लेते हैं किसी चीज के ऊपर, और होता है ना कुछ लोग टांगे ऐसे लगा करके रख देते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन से क्या है कि एटीपी खत्म हो जाती है, वो उसके क्रॉस ब्रिजेस उधर ही लॉक कर जाते हैं। जब वो फिर से नीचे उतरने वाले करते हैं तो होता ही है कि वो क्रॉस ब्रिजेस बने हुए हैं और एटीपी है नहीं है, तो ग्रास वेजेस नहीं टूटते। और जब वो आप उसे उन जो एक्टिनोमायोसिन है उनको जबरदस्ती तोड़ते हैं, तब आपको इतना सख्त पेन होता है कि आप कहते हैं नहीं, इधर ही लाग ही अच्छे हैं, मैं जो है मालिश करवा के पट्टों को जो है वो ठीक करवा रहा हूँ। हालांकि आपको चाहिए होती है एटीपी, ठीक है। और अमूमन ये होता है कि जब आप उसको आस्ता आस्ता रगड़ते वगैरह हैं तो ग्रास वेजेस जो है वो टूट जाते हैं, लेकिन ये है कि काफी पेनफुल प्रोसेस होता है। अच्छा,
तो नॉट इनफ ब्लड सप्लाई, जो मैंने कहा था कि ये मेजॉरिटी डिहाइड्रेशन की वजह से होती है, ठीक है। तो ये एक स्केलेटल मसल का प्रॉब्लम है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो वो राइटर क्रैम्प्स है। राइटर क्रैम्प्स नाम से जाहिर है कि ये एक ऐसी डिजीज जो आपके बाजू और खासतौर पर आपके हाथों के दरमियान जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। जो वो राइटर जो है उनके जो लिखने के प्रोसेस में ये हो सकती है। 10 मिनट रह गए हैं, इसके बाद क्लास को रीजॉइन करेंगे। अच्छा, लिखने के प्रोसेस में हो सकती है, ठीक है। और अमूमन जो लोग गिटार वगैरह बजाते हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह, तो उनके हाथ जो उधर स्टक हो जाते हैं वो, ठीक है। उसकी वजह भी यही है। तो ये राइटर क्रैम्प्स में है क्या कि जस्ट आप राइटर से याद रखें कि हाथ और बाजू के अंदर यानी कि यहाँ तक जो है वो कॉन्ट्रैक्शन, सडन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो क्रैम्प्स के अंदर आएंगे, ठीक है। और टेम्पररी कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। टेम्पररी कॉन्ट्रैक्शन होगी, ये परमानेंट नहीं होती। कुछ ये देखें फ्यू सेकंड और फ्यू मिनट होंगी, इससे ज्यादा जो है वो नहीं होती, क्योंकि ये डिजीज नहीं है, ये कंडीशन है, यानी कि एक फॉल्ट है मसल्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है मसल्स प्रॉब्लम में मसल फैटिक, थकावट हो जाती है, जो आपके मसल जो है जल्दी थक जाते हैं। उसमें क्या है कि मिसाल के तौर पर देखें, मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, आंख के पीछे जो है कुत्ता लग जाएगा फर्ज कर, ऐसे लगना चाहिए आपको, थोड़ा पता चले कि आप इतने ज्यादा कमजोर हैं। कुछ लोग कहते हैं ना इंसान जो है वो पावरफुल एनिमल है, इस तरह बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट अक्ल की वजह से सरवाइव कर रहा है। अगर आपके साथ आपके पीछे जो है कुत्ता लग जाएगा, इतना बड़ा सा कुत्ता, तो आप भागना शुरू करेंगे, क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं होगी कि साथ से पत्थर उठा के उसे मारे। हो सकता है वो पत्थर जो है मिस हो जाए, तो वो फिर तो उल्टा और गुस्सा हो जाएगा। अब आपके साथ आपके पीछे कुत्ता लगना शुरू हुआ, आपने भागना शुरू किया, आप भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप भागना तो चाहेंगे, लेकिन आपके मसल्स जवाब दे जाएंगे कि नहीं, अब और मजीद भागा नहीं जा रहा। और आप ये सोचेंगे कि अगर आपने रोक लिया तो पीछे से जो आ रहा है वो तो छोड़ेगा नहीं, और क्योंकि उसकी एडेप्टेशन है भागने में, ठीक है, उसकी एडेप्टेशन है भागने में, लेकिन आपकी नहीं है। तो और आपके मसल जो है वो जल्दी थक जाए, उसकी भी धकेंगे, लेकिन उसकी अडेप्टेशन ये है कि वो भागने वाला काम करता है, वो हमेशा मसल्स को यूज करता है। आप गाड़ी में बैठ के जाते हैं, बाइक को यूज करते हैं, आपके मसल और थोड़े रिड्यूस होते हैं। अच्छा, तो अब मसला ये है कि आप चाहते हैं आप भागें, लेकिन आप नहीं भाग सकते, ये होता है मसल फैटीग, ठीक है। जब आपकी बॉडी में से एटीपी मुकम्मल ख़त्म हो जाती है और आपकी प्रोटीन्स कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पाती, हालांकि ऊपर से स्टिमुलस जो है वो आ रहा होता है, आप चाह रहे होते हैं कि आप भागें, आपके स्केलेटल मसल आपका काम नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो वो ये वजह है मसल फैटीग के, जब आप काम करते करते अपनी सारी की सारी जो है प्रोटीन एटीपी वगैरह जो है वो यूज कर लेते हैं, अब आप जो है मजीद वो काम नहीं कर सकते, ठीक है। ये देखा होगा, इसी बड़े एग्जांपल में आपको इस तरह से देता हूँ कि जब आप बहुत ज्यादा काम करते हैं तो आप थक जाते हैं, थकने से क्या है कि आपको नींद आना शुरू हो जाती है। नींद आने का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है वो कम हो गई है, ठीक है। और ऑक्सीजन क्यों कम हो गई है? टीवी बनाते बनाते जो है आप पूरे दिन काम करते रहे हैं, स्केलेटल मसल यूज किया, अब क्या हो गया कि आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम हो गई है। दूसरी बात ये है कि जो लोग जिम लगाते हैं उनको खुसूसन कहा जाता है कि आप अच्छे से सोया करें, ठीक है, अच्छे से सोया करें। उसकी वजह क्या है कि उसका मतलब क्या है कि आप अच्छे से अपनी ऑक्सीजन को फिल किया करें, ठीक है। जब आप अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल को सही तरीके से बरकरार रखेंगे, तब आप जो है ग्रोथ करना सही तरीके से शुरू करेंगे, ठीक है। तो मसल फैटीग क्या है? कैपेसिटी टू फुली कॉन्ट्रैक्ट बट मुकम्मल कॉन्ट्रैक्शन नहीं, ठीक है। जितना मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, हालांकि आपको स्टिमुलस भी मिल रहा होगा, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि एटीपी जो है वो कम हो जाती है, उसके बदले में प्रोटीन जो है अनएबल टू डिटैच हो जाती हैं। मैंने आपको बताया कि किस तरह से एटीपी जो है वो यूज होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, एटीपी की कमी हो जाती है, जब हो रही होती है और ऑक्सीजन भी आपकी बॉडी के अंदर कम होता है, तब आप क्या करते हैं कि एक दूसरा प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये आपने पढ़ा भी होगा फर्स्ट ईयर के अंदर, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में आप एटीपी के मॉलिक्यूल बनाते हैं, थोड़े कम बनते हैं लेकिन बनते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम उतनी ज़्यादा जो है वो नहीं दे रहा था, उतनी ज़्यादा नहीं दे रहा था, क्या कहते हैं उसे, ऑक्सीजन नहीं दे रहा था, तब आपने साथ में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन शुरू कर दी। अब वो साथ में लैक्टिक एसिड बनना शुरू हुआ, ये जो है जब बनता है, और साथ में क्या है कि
अच्छा, जब लैक्टिक एसिड बनता है तो आपको H के जो है ये जो H पॉजिटिव आयन है ये ज़्यादा हो जाते हैं, आयनिक इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है? और जब ये चीज़ें होती हैं तब ये भी चीज़ें जो है आपकी मसल की प्रोटीन जो है इनको मूवमेंट में रोकती हैं, ठीक है? यानी कि जब आपकी एसिडिटी लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो ज़ाहिर-सी बात है प्रोटीन्स हैं, जिस तरह आपके एंजाइम में एक प्रोटीन है, तो प्रोटीन जो है स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर काम करती है, ठीक है? तो वो जो है प्रोटीन को अनएबल टू डिटैच होंगी, यानी कि वो मूवमेंट नहीं कर सकेंगी। बदले में क्या है कि आपको फैटिग जो है वो यानी कि थकावट वो महसूस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है? अगर हम बात करें शॉर्ट ड्यूरेशन एक्सरसाइज की, शॉर्ट ड्यूरेशन एक्सरसाइज यानी कि आप भागते हैं, ठीक है? भागते हैं, कम टाइम के लिए भागते हैं, यानी कि भागना थोड़े टाइम के लिए होता है ना, ऐसा तो नहीं है कि आप सुबह भागते हैं और भागते-भागते शाम हो जाती है, इसका बिल्कुल भी नहीं है, थोड़े टाइम के लिए भागते हैं, क्योंकि आप थोड़े टाइम बाद जो है थक भी जाते हैं। तो उसमें क्या है कि आपको रैपिड फैटिग हो जाती है, जल्दी से थक जाते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि आप जल्दी से जो है वो रिकवर भी हो जाते हैं। लेकिन स्लो डेवलपिंग फैटिग जो है उसके अंदर क्या है कि लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज होती है, ठीक है? और इसको रिकवर होने में घंटों लग जाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बंदा काम कर रहा है कोई, ठीक है? कोई खेतों में काम कर रहा है तो देखिए जब शाम को आता है तो उसकी हालत बुरी होती है। लेकिन फिर आप आवर्स रिकवर किस तरह करते हैं? बाय स्लीपिंग, ठीक है? आप सोकर जो है अपनी ऑक्सीजन जो है यानी कि इसकी फैटिग को उसको दूर करते हैं, ठीक है? तो इसके बाद है टेटनी। यह भी एक कंडीशन है टेटनी और जो मैंने आपको कहा था क्रैम्प्स, तो क्रैम्प्स एक पहली बेसिक कंडीशन थी आपको हर एक के अंदर मिलती। तो टेटनी के अंदर क्या है कैरेक्टराइज्ड बाय मसल क्रैम्प्स, स्पैज़म और ट्रिमर्स जो है आपको ये वो वैसे ही झटके वगैरह हैं, लेकिन टेटनी जो है वो अमूमन लो लेवल ऑफ कैल्शियम की वजह से होता है, ठीक है? ये थोड़ा-सा एक डिफरेंस है, ठीक है? आयनिक इम्बैलेंस की वजह से होता है क्रैम्प्स और लो लेवल ऑफ कैल्शियम की वजह से होती है टेटनी, ठीक है? इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बहुत ज़्यादा कम फ़र्क है, लेकिन ये है कि हाँ, और दूसरी बात है कि क्रैम्प्स के अंदर आपको टेटनी नहीं होगी, लेकिन टेटनी के अंदर आपको मसल क्रैम्प मस्ट होंगे, ठीक है? तो कॉमन कॉज क्या है? लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन योर बॉडी। ये इसको डिफरेंशिएट करती है क्रैम्प से, कि क्रैम्प्स के अंदर जो है आपने पढ़ा था कि डिहाइड्रेशन होती है, साथ में जो ब्लड की सप्लाई है वो पूरी नहीं होती और जो है आयनिक इम्बैलेंस होती है, जबकि टेटनी की कॉमन कॉज जो है वो लो लेवल ऑफ कैल्शियम है, यानी कि पैराथायरॉइड हार्मोन जो है वो कम रिलीज होना शुरू हो जाता है, हाइपोपैराथायरॉइडिज्म जैसे कहते हैं, ठीक है? रिपिटेटिव एक्शन होगा, यानी कि बार-बार झटके लगना शुरू करेंगे मसल्स को और वो अनकंट्रोल्ड भी होंगे, ठीक है? बिल्कुल उसी तरह की है, ठीक है? मैच करेंगी क्योंकि आपकी तकरीबन मैकेनिज्म जो सब में सेम है, ठीक है? तो रिपिटेटिव एक्शंस होंगे मसल्स के, वो भी अनकंट्रोल्ड। तो ये हमने टेटनी को डिस्कस किया। इसके बाद लास्ट में है टेटनस। ये आखिरी टॉपिक है शायद। हाँ जी, आखिरी टॉपिक है। 1.5 मिनट रहता है इसके अंदर, इसको खत्म करने वाली करते हैं। टेटनस के अंदर क्या होता है कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है कोलेस्ट्राइडियम टेटनाई, ठीक है? एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है? कोलेस्ट्राइडियम टेटनाई, और इन्फेक्शियस है, थ्रू आउट द वर्ल्ड मौजूद होता है, पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है, यानी कि इसकी प्रेजेंस कॉस्मोपॉलिटन होती है, जैसा मैंने आपको बताया था कि काजिंग एजेंट जो है वो दुनिया में हर कोने में पाया जाता है, ठीक है? कॉस्मोपॉलिटन है कोलेस्ट्राइडियम टेटनाई, और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। आपके नर्वस जो आपकी नर्व्स आती है ना आपके स्पाइनल कार्ड से और मसल्स को जाती हैं, उन नर्व्स को ये डैमेज करता है, ठीक है? और इसके स्पोर्स जो है वो सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है? हम बात कर रहे थे टेटनस की, और आपको यह भी पता है कि बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइवल के लिए कन्वर्ट हो जाते हैं स्पोर के अंदर या एंडोस्पोर के अंदर, ठीक है? स्पोर के अंदर यानी कि अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिड्यूस करिए, कुछ चीज़ें जो नेसेसरी नहीं होती उसको बाहर निकाल देते हैं। जस्ट बेसिक मेटाबॉलिज्म, मैंने आपको कहा है ना, बेसिक मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि आपको जस्ट जिंदा रखने के लिए जो काफ़ी है, ठीक है? उस मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए कुछ जो चीज़ें चाहिए हैं वो रख लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें बॉडी से बाहर निकाल देते हैं और वो बन जाते हैं स्पोर, ठीक है? स्पोर क्या है कि जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं हैं तो उसके अंदर ये सर्वाइव करेंगे, और जब उनको फेवरेबल कंडीशन होंगी तो स्पोर में से एक बैक्टीरिया निकल आ जाएगा। अच्छा, अब कोलेस्ट्राइडियम टेटनाई की बात करते हैं, तो ये अप टू 40 ईयर्स तक जो है ये स्पोर की फॉर्मेशन में रह सकता है। और कहाँ पे? मिट्टी के अंदर,
ठीक है। मिट्टी ये एक सोयल बैक्टीरिया है, यानी कि मिट्टी के अंदर होता है और आपकी बॉडी के अंदर कहाँ से जाता है, किसी भी जख्म के जरिए। ठीक है, जख्म आपको आपको ये पता होगा कि टेटनस का जो इंजेक्शन लगाते हैं, वो जो कोई बंदा एक्सीडेंट होता है तो आपको कहते हैं जाके इंजेक्शन लगा लें, वो इस चीज़ का इंजेक्शन होता है। और उसका मकसद ये होता है कि ये जो क्लोस्ट्राइडियम टेटनाई बैक्टीरिया है इसको किल कर दिया जाए या आप उससे वैक्सीनेटेड हो जाएं। ठीक है, 6 महीनों तक शायद इसकी वैक्सीन काम करती है। अच्छा, वैक्सीन का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, ये आप ना समझे कि आपने जिंदगी में एक वैक्सीन ले ली और फिर ले जी पूरी जिंदगी के लिए फारिग हुए। 2 तरह के मेमोरी सेल्स बनते हैं। ठीक है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था वैक्सीन की। आपकी बॉडी के अंदर 2 तरह के मेमोरी सेल्स बनते हैं, एक लॉन्ग टर्म के लिए और एक शॉर्ट टर्म के लिए। कुछ वैक्सीन जो हैं वो आपकी बॉडी के अंदर थ्रू आउट दी लाइफ रहती हैं, लेकिन कुछ जो है बहुत ही कम टाइम के लिए होती है। तो हो सकता है कुछ एंटीबॉडीज ऐसी भी हों जो तो 2-3 महीनों बाद जो है खत्म हो जाती हैं, क्योंकि वो पड़ी रहती हैं। होता ही है कि अक्सर जो फेगोसाइट्स होते हैं वो है ज़ाया कर देते हैं, क्योंकि वो बॉडी के अंदर पड़ी रहती हैं। तो होता ही है कि फिर से वैक्सीनेशन जो है वो मस्ट होती है। जिस तरह हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन तकरीबन जो है वो 3 से 4 साल के लिए काम करती है, उसके बाद फिर से आपको हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन लेनी पड़ती है। ठीक है, जिन लोगों को नहीं है हेपेटाइटिस उनको दोबारा से वैक्सीन लेना पड़ती है। ठीक है। अच्छा, आपके जख्म के जरिए जो है ये आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं और सीधा वो जो नर्व होती है आपके मसल्स को आ रही होती है, वहां पे एक केमिकल रिलीज करते हैं। वो तो केमिकल रिलीज करते हैं लेकिन हमारे लिए पॉइजन होता है। ठीक है, और वो पॉइजन जाके सीधा अफेक्ट करता है, इंटरफेयर करता है, क्योंकि वो केमिकल है। और आपकी जो नर्व्स हैं, एक्सॉन है, वो भी केमिकल के ऊपर बने हुए हैं। जब वो आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक जबरदस्त स्टिफनेस प्रोड्यूस होती है आपके मसल्स के अंदर। ठीक है, और जब ये प्रोड्यूस होती है तो नर्व इम्पल्स जो आ रही होती है उसको करता है ब्लॉक। ठीक है, जो नर्व इम्पल्स आ रही होती है स्पाइनल कार्ड वगैरह से, आपके ब्रेन वगैरह से, उसको ये कर लेते हैं ब्लॉक। और ब्लॉकिंग से क्या होता है कि आपके मसल्स के अंदर शदीद दर्द जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, और कभी कभी इतना होता है कि आपके मसल्स फट सकते हैं। ठीक है, मसल्स फट सकते हैं और आपके फ्रैक्चर, आपके स्पाइन जो है उसके अंदर फ्रैक्चर भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि अब पीछे से नर्व इम्पल्स आ रही है और उसको ब्लॉक किया जा रहा है। साथ में क्या है कि वो जो नर्व है उसके ऊपर आपने एक वो जो उसकी पॉइजन थी, टेटेनोस्पेसिमिन जिसे कहते हैं। ठीक है, अब वो इंटरफेयर कर रही है नर्व के साथ। कभी कभार ऐसा होता है कि जो मसल्स हैं वो टीयर अप हो जाए, यानी कि क्योंकि सारी की सारी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो नहीं हो रही, आधी हो रही है और आधी नहीं हो रही, तो इस प्रोसेस में जो एब नॉर्मल कंडीशन हो गई, तो यहाँ पे पॉसिबल है कि आपके मसल जो है वो फट जाए, और अमूमन लोगों के फटते भी हैं। ठीक है, और स्पाइन के अंदर क्योंकि स्पाइनल कार्ड से आ रही होती है नर्व। ठीक है, तो उसमें भी आपके स्पाइन के अंदर, यानी कि फ्रैक्चर किस तरह से आ सकता है कि देखिए जहाँ से स्टिमुलस भेजा जा रहा है और आगे जो है कन्वे नहीं किया जा रहा, और पीछे से मजीद जो है वो, यानी कि जिसे आप कहते हैं ना पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक। एक तो आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, लेकिन क्योंकि वो मैसेज उधर पूरा नहीं जा रहा, आपकी बॉडी के अंदर मजीद स्टिमुलस जो है उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। जैसे आप एक बैटरी के अंदर काफी ज्यादा वोल्टेज लगा दे तो उसका क्या होता है कि वो फट जाएगी। डेफिनेटली यही प्रोसेस जो है आपके मसल्स और स्पाइन के अंदर भी होगा। ठीक है, तो इसके साथ आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। मैंने अपनी भरपूर कोशिश की है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो काइंडली पूछ सकता है। ठीक है।